चैप्टर 2 का थर्ड टॉपिक है आज कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता का संबंध। इन दोनों के संबंध को हम तालिका के माध्यम से और चित्र के माध्यम से समझेंगे। तालिका नंबर 2.1 के अंदर दिया है केले की मात्रा, यानी कोई भी वस्तु की मात्रा, और कुल उपयोगिता दे रखी है और सीमांत उपयोगिता दे रखी है। देखिए, केले की मात्रा 0 है तो कुल उपयोगिता भी 0 है और सीमांत उपयोगिता भी 0 है। यानी जब कोई उपयोग में नहीं आया तो उनकी उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों 0 के बराबर है। जब केले की मात्रा 1 थी तो कुल उपयोगिता थी 10 और सीमांत उपयोगिता भी थी 10। केले की मात्रा 2, कुल उपयोगिता हुई 16, सीमांत उपयोगिता है 6। केले की मात्रा 3, कुल उपयोगिता 20, सीमांत उपयोगिता 4। केले की मात्रा 4, कुल उपयोगिता है 22, सीमांत उपयोगिता 2। केले की मात्रा है 5, तो कुल उपयोगिता है 22, सीमांत उपयोगिता 0। केले की मात्रा बढ़कर हो गई 6 तो कुल उपयोगिता हुई 20 और सीमांत उपयोगिता हो गई -2। ये इंडेक्स आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए चित्र 1.2। चित्र 1.2 में कुल सीमांत उपयोगिता को तालिका के आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है। केले की मात्रा लगातार बढ़ती गई, उसी प्रकार केले की उपयोगिता भी एक बिंदु तक बढ़ती गई। देखिए, जैसे केले की मात्रा बढ़ती जा रही थी और उसकी कुल उपयोगिता भी बढ़ती जा रही है लगातार, फिर उसके बाद वह कम हुई है। चित्र ए और बी दो दे रखे हैं आपको, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। अब चित्र बी में देखिए, सीमांत उपयोगिता को इसमें सीमांत उपयोगिता का दर्शाया गया है। फर्स्ट वाला चित्र है हमारा कुल उपयोगिता का, सेकंड वाला है सीमांत उपयोगिता का। इसमें केले की मात्रा निरंतर बढ़ती है परंतु सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। केले की मात्रा हमारे से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हुई, पर सीमांत उपयोगिता 0, 10, 6, 4, 2, 0, -2, यानी एक बार तो जब सबसे ज़्यादा थी और उसके बाद लगातार कम होती गई। तो इसमें केले की मात्रा निरंतर बढ़ती है और सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। सीमांत उपयोगिता वक्र ऋणात्मक स्थिति को प्रदर्शित करता है। -2 सीमांत उपयोगिता लास्ट में ये, यानी ये ऋणात्मक है। माइनस के चिन्ह को हम ऋणात्मक बोलते हैं। अब इन दोनों में क्या संबंध है? चित्र 1.2 देखिए और चित्र 1.2 बी। इनमें जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहां पर सीमांत उपयोगिता 0 के बराबर होती है। इस बिंदु को हम ई से प्रदर्शित करते हैं और ये देखिए आप, ये है बिंदु ई। इस पॉइंट के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि बिंदु ई को उपभोक्ता संतुष्ट बिंदु कहते हैं, यानी यहाँ पर आके उपभोक्ता संतुष्ट हो जाता है। इसको आप अपनी कॉपी में इस तरह से बना सकते हैं, इस प्रकार से। और ध्यान रहे हमेशा चित्र पेंसिल से बनेगा। चित्र 1.2 ए, चित्र 1.2 बी, ये दोनों चित्र हैं और आप इस तरह से इसे अपनी कॉपी में पेंसिल से बना सकते हैं। जहाँ पर उपभोक्ता संतुष्ट हो रहा है वहाँ पर ई बिंदु को प्रदर्शित किया गया है। कुल उपयोगिता वाला चित्र है, उसमें वक्र टीयू बन रहा है, और कुल जब सीमांत उपयोगिता का चित्र है तो उसमें वक्र का नाम आएगा एमयू वक्र, क्योंकि एक की फुल फॉर्म होती है टोटल यूटिलिटी और एक की होती है मार्जिनल यूटिलिटी। बिंदु ई के प्राप्त होने से पहले सीमांत उपयोगिता धनात्मक थी। जब बिंदु ई प्राप्त नहीं हुआ था उससे पहले हमारी उपयोगिता धनात्मक चल रही थी, जबकि कुल उपयोगिता बढ़ती है पर कुल उपयोगिता में वृद्धि की दर उत्तरोत्तर घटती रहती है। जैसे कुल उपयोगिता एक बार तो बढ़ती गई और फिर उसके बाद उसकी जो वृद्धि दर थी वो उत्तरोत्तर घटती जाती है। और बिंदु ई के प्राप्त होने के बाद उपभोक्ता उपभोग बढ़ाता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तथा कुल उपयोगिता घटने लगती है। ये बिंदु ई है, 5 पॉइंट पर आ रहा है बिंदु ई, इसलिए बिंदु ई के प्राप्त होने पर उपभोक्ता उपभोग बढ़ाता है और सीमांत उपयोगिता उसकी ऋणात्मक हो जाती है, यानी उपभोग तो बढ़ा
पर उसकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी। देखिए तालिका में -2 दे रखी है और कुल उपयोगिता घटने लगती है। यानी पहले कुल उपयोगिता 22 थी, पर जैसे ई बिंदु प्राप्त हुआ उसके बाद कुल उपयोगिता भी घट के 20 हो गई। तो आप इन दोनों के संबंध के पॉइंट अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच क्या संबंध है। इस तरह से लिखेंगे कि चित्र 1.2 ए व चित्र 1.2 बी में जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ सीमांत उपयोगिता 0 के बराबर होती है। इस बिंदु को ई से प्रदर्शित किया जाता है। यह उपभोक्ता संतुष्ट बिंदु कहलाता है। सेकंड पॉइंट है, बिंदु ई के प्राप्त होने से पहले सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, जबकि कुल उपयोगिता बढ़ती है, पर कुल उपयोगिता में वृद्धि की दर उत्तरोत्तर घटती रहती है। थर्ड पॉइंट है, बिंदु ई के प्राप्त होने के बाद उपभोक्ता उपभोग बढ़ाता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तथा कुल उपयोगिता घटने लगती है। ये 3 पॉइंट हैं जो आप अपनी कॉपी में लिखें। ये पॉइंट इसके संबंध को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास प्रतिपादन 1854 में गॉसेन ने किया था। आपको अर्थशास्त्री का नाम याद रखना है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किसने किया? गॉसेन ने, सन 1854 में। इसलिए जयवंश द्वारा इस नियम को गॉसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। इस नियम की विस्तृत व्याख्या मार्शल ने की है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक सार्वभौमिक नियम है, यानी ये सभी पर लागू होता है, सभी वस्तुओं पर लागू होता है। इसकी परिभाषा नोट कीजिए। जब किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यानी जब किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जा रहा है, जिस वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लिया जा रहा है, तो उसकी अतिरिक्त इकाई जो होगी उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। और मार्शल के अनुसार परिभाषा है, एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है वह भंडार हुई प्रत्येक वृद्धि से कम होती जाती है। उदाहरण, एक उपभोक्ता किसी वस्तु को अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है तो अतिरिक्त इकाइयाँ उसके लिए कम उपयोगी होने लगेगी। जैसे एक वस्तु का इतना उपयोग कर लिया है, उसकी इकाइयों का इतना उपयोग कर लिया है कि अब हम संतुष्ट हो चुके हैं, और जब उसके बाद भी हम उसकी और इकाइयों का उपयोग करेंगे तो उसकी उपयोगिता हमको कम लगने लगेगी या वह वस्तु हमारी कम उपयोगी हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं। फर्स्ट है, उपभोग की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी सीमांत उपयोगिता की जो प्रक्रिया है वो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। यानी फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप, उपभोक्ता की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सेकंड है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना जाता है। थर्ड, उपयोगिता के मापन के लिए मुद्रा का उपयोग किया जाता है, और उपयोगिता के मापन के लिए मुद्रा का उपयोग किया जाता है और इसका मापक होता है यूटिल्स। फोर्थ पॉइंट, उपभोक्ता की आय, आदतें, रुचि, फैशन में दिए हुए समय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 4 पॉइंट हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं और याद भी रखने हैं। अगला पॉइंट क्लियर करते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के कारण, कि ये क्यों लागू होता है। इसमें 2 कारण दिए हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे के अपूर्ण स्थानापन्न है, इसलिए एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाने से सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। यानी जब विभिन्न वस्तुएं, जो कई प्रकार की वस्तुएं होंगी, वो एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न, यानी एक वस्तु की कमी दूसरी वस्तु पूरी करती है या कभी नहीं भी करती है, इसीलिए एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाने से सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। सेकंड, विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति हो सकती है, जैसे किसी भी वस्तु का उपभोग कितना भी बढ़ाए
एक स्तर के बाद उसका उपभोग और नहीं बढ़ाया जा सकता है, यानी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति या तृप्ति। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक स्तर के बाद भोजन में नमक का उपभोग बंद करना पड़ता है, यानी वह हमारे लिए उपयोगी होता है, जितना ही हम डालेंगे उससे ज़्यादा हम नमक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यही बात है कि किसी भी वस्तु का उपभोग कितना भी बढ़ा जाए पर एक स्तर पे आके उसका उपभोग हमको बंद करना पड़ता है। इस नियम का महत्व फर्स्ट है, उपयोगिता ह्रास नियम द्वारा मांग का नियम, समसीमांत उपयोगिता आदि नियमों की पुष्टि होती है। सेकंड, इस नियम का उपयोग सार्वजनिक वित्त में किया जाता है, जैसे अमीर व्यक्ति पर कर लगाकर उस राशि को गरीबों पर खर्च करके समाज कल्याण में किया जाता है। तो यह बहुत उपयोगी है कि पैसे को किस तरह से नियंत्रण लिया जाए। ये दो प्रकार के इसके उपयोग थे। अब इम्पोर्टेंट आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, हीरा पानी विरोधाभास। देखिए, हीरा पानी विरोधाभास से बताया गया है कि मनुष्य को जीवन में पानी अधिक आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पानी। वह काफ़ी सस्ता भी होता है, जबकि हीरा जो है वो जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, पर फिर भी वो बहुत महंगा है, क्योंकि पानी जो जीवन के लिए आवश्यक है उसकी कुल उपयोगिता हीरे से प्राप्त कुल उपयोगिता से ज़्यादा होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला तो है पानी, परंतु हीरे की रेट ज़्यादा होती है। जबकि किसी वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है, ना कि उसकी कुल उपयोगिता पर। तो पानी जो जीवन के लिए आवश्यक है उसकी कुल उपयोगिता हीरे से प्राप्त कुल उपयोगिता से ज़्यादा होती है, जबकि किसी वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है, ना कि कुल उपयोगिता पर। हम पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं, पानी की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बहुत ही कम होती है। यह है आपका हीरा पानी विरोधाभास नियम, यानी जिस चीज़ की हमको ज़्यादा आवश्यकता है और जिसकी नहीं है, जो बहुमूल्य, तो उसकी रेट तो है ज़्यादा। हीरा है, हीरा की हमको आवश्यकता नहीं है पर फिर भी उसकी जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा है। और पानी वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उपयोगिता उसकी सबसे ज़्यादा है, उसका दाम नॉर्मल है। ये है हीरा पानी विरोधाभास। अगला टॉपिक है समसीमांत उपयोगिता नियम एवं उपभोक्ता का संतुलन। एक उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में होता है तो वह अपने उपभोग के स्तर को नहीं बदलता, यानी हम जब किसी वस्तु से संतुष्ट हैं तो हम उसके उपभोग को चेंज नहीं करेंगे। और ये जिस प्रकार हम किसी वस्तु को उपभोग कर रहे हैं और हम उससे बहुत संतुष्ट हैं तो हम उसे क्यों चेंज करेंगे, हमको नहीं बदलनी, ठीक है। तो उस स्थिति में हम उससे बहुत अधिक संतुष्ट हैं। इस समसीमांत उपयोगिता नियम को कई नियमों से भी जाना जाता है और अधिक नाम है इसके। गॉसेन का द्वितीय नियम, प्रतिस्पादन का नियम, आमदनी के आवंटन का नियम, अधिकतम संतोष का नियम। ये सभी नाम भी उपभोक्ता समसीमांत उपयोगिता नियम के ही नाम है। रिपीट कर देती हूँ दोबारा। समसीमांत उपयोगिता के नियम को कई नामों से भी और जाना जाता है, जैसे गॉसेन का द्वितीय नियम, प्रतिस्थापन का नियम, आमदनी के आवंटन का नियम, अधिकतम संतोष का नियम। अब एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर व्यय उसी प्रकार करना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु से उसे सीमांत उपयोगिता बराबर प्राप्त हो। यानी एक उपभोक्ता किसी वस्तु का उपयोग कर रहा है या एक से अधिक वस्तु का उपभोग कर रहा है तो उसको उसी प्रकार खर्च करना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु से उसकी उपयोगिता प्राप्त हो या उसकी उपयोगिताएं बराबर हो। अगर उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है तो उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति निम्न प्रकार होगी या विभिन्न शर्तें होंगी। फर्स्ट, बुक में देखिए, फर्स्ट दिया है आपको MUX/PX बराबर MUY/PY बराबर MUN/PN, यानी मुद्रा की एक अतिरिक्त इकाई के खर्च करने से
प्राप्त सीमांत उपयोगिता सभी वस्तु के लिए समान होगी। ये तीनों वस्तुएं तीनों बराबर है, MUX, MUY, MUN। तो मुद्रा की एक अतिरिक्त इकाई खर्च करने से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं सभी वस्तु के लिए समान होती हैं। उदाहरण, वस्तु की मात्रा दे रखी किलोग्राम में। फिर है केले जो कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम है। फिर है सेब 90 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो दो प्रकार की वस्तु हो गई, X और Y। उदाहरण देखना, फर्स्ट है वस्तु ले ली 4 प्रकार की, 1 2 3 4 प्रकार की वस्तुएं ले ली। चार प्रकार की वस्तुएं हैं इस चित्र एग्जाम्पल में। केले की मात्रा ले ली, X वस्तु हो गई केला। सबसे पहले है 385, 355, 300 और 270। इधर Y वस्तु यानी सेब, उसकी मात्रा या उसका रुपए है 1150, 1035, 985 और 900। मैंने 4 ही केले की मात्रा ली है, इस अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल देखिए। तालिका के अनुसार केला व सेब दो वस्तुएं हैं जिनकी कीमत 330 रुपये प्रति किलोग्राम है और एक की है 90 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी एप्पल तो है 90 रुपये और केला है 30 रुपये। जब केले को 3 किलोग्राम लेते हैं तो इसकी सीमांत उपयोगिता 300 इकाई हो जाती है और कीमत 300 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो सीमांत उपयोगिता बराबर 300/30 बराबर 10। और सेब है, जब 10 किलोग्राम लेते हैं तो इसकी सीमांत उपयोगिता 900 इकाई है और कीमत है इसकी 90 रुपये। तो सीमांत उपयोगिता बराबर 900/90 बराबर 10। तो दोनों वस्तुओं के लिए संतोष को अधिकतम करने की आवश्यकता है। तो फर्स्ट हो गई MUX/PX इक्वल्स टू MUY/PY। ये नियम, ये शर्त वहाँ पर लागू हुई। इसके लिए उपभोक्ता 3 किलोग्राम केले व 4 किलोग्राम सेब लेता है, तब जाके दोनों कंडीशंस बराबर होती है, दोनों वस्तुएं बराबर हुई। उपभोक्ता के संतुलन की प्रथम शर्त यही है, जब उपभोक्ता 3 किलोग्राम केला व 4 किलोग्राम सेब का उपभोग करता है। यह हो गई हमारी फर्स्ट शर्त। अब है सेकंड कि उपभोक्ता के संतुलन की द्वितीय शर्त क्या है। सेकंड शर्त ये है X × PX + Y × PY इक्वल्स टू M। ये जो डॉट है इसका मतलब होता है इनटू, मल्टीप्लाई, गुणा कर रहे हैं। तो 3 × 30 यानी 3 मात्रा है 30 रुपये प्लस 4 मात्रा गुणा 90 रुपये के हिसाब से, तो कितना हुआ 450। अब 90 + 360, 90 + 360 ये टोटल हो गया 450। तो इस शर्त के अनुसार उपभोक्ता के द्वारा X वस्तु पर किया गया खर्च X × PX तथा Y वस्तु पर किया गया खर्च है P × PY, जो उपभोक्ता की आय M के बराबर है। यानी जितनी मात्रा में लिया है और जितनी वस्तुओं का खर्च किया है उसका गुणा करेंगे, और दूसरी वस्तुओं के संग भी जितनी वस्तु की मात्रा है और जितना उसका रुपया है जिसके हिसाब से हमने खर्चा किया है उनको गुणा करके और दोनों को जोड़ लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, उपभोक्ता की आय उसके उपभोक्ता की आय के बराबर आएगी। तो इस उदाहरण में उपभोक्ता के संतुलन की दोनों शर्तें बताई गई हैं। थर्ड टॉपिक है समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व। समसीमांत उपयोगिता नियम उपभोग, उत्पादन, विनिमय व वितरण सभी क्षेत्रों में लागू होता है। उपभोक्ता सीमित आय को खर्च करने समसीमांत उपयोगिता नियम से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। समसीमांत उपयोगिता नियम का प्रयोग विनिमय, वितरण, सार्वजनिक क्षेत्र में भी किया जाता है। बचत और उपभोग के मध्य निर्णय भी इस नियम के प्रयोग द्वारा ही किए जाते हैं। एक उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से उत्पादन को अधिकतम करने के लिए इस नियम का प्रयोग करता है। इसके द्वारा प्रति इकाई उत्पादन की लागत कम होती है। ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ है।
इसमें जो मैंने चित्र बनाया था आपको, वो आपको कॉपी में बनाना है तालिका के अनुसार, और चित्र पेंसिल से ही बनाना है, ये भी ध्यान रखना। सारे पॉइंट्स लिखने हैं। क्लास में करेंगे आगे के पॉइंट, तटस्थ वक्र।